तो हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो ये हमारा एनसीईआरटी सीरीज़ है और एनसीईआरटी सीरीज में हम लोग एक एक चैप्टर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखेंगे। तो देख लेते हैं कि आखिर हमको एनसीईआरटी में पढ़ना क्या है, किन बातों को ध्यान रखना है। तो हमें मालूम है कि जब एनसीईआरटी आप ओपन करते हो और जैसे ही बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर पे आप जाते हो तो वहाँ पे सबसे पहले हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है। तो हमको पढ़ना होता है किंगडम ऑफ मोनरा, किंगडम ऑफ प्रोटिस्टा, किंगडम ऑफ फंजाई, किंगडम ऑफ प्लांटी, किंगडम ऑफ एनिमेलिया और वायरस, वायराइड एंड लाइकेन। इतने टॉपिक हमको कवर करने होते हैं इस चैप्टर में। तो जब हम इसमें बात करते हैं तो सबसे पहला जो बात आता है और जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, सबसे पहले आता है कि आखिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो हमें मालूम है कि सबसे पहले फर्स्ट वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया। तो वो कौन थे? तो वो हमारे अरिस्टोटल साहब थे। जब अरिस्टोटल साहब पहले वो साइंटिस्ट रहे जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, और इन्होंने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तो इन्होंने कितने भाग में बांटा? तो अरिस्टोटल साहब ने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, कौन? अरिस्टोटल साहब ने जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया तो इन्होंने कितने भाग में बांटा? 2 भाग में। एक को इन्होंने बोला प्लांट और इन्होंने दूसरे को जो बोला उन्होंने बोला एनिमल। तो यहाँ पे क्या बोला गया? अरिस्टोटल एज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट द मोर साइंटिफिक बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि पहले वो साइंटिस्ट थे अरिस्टोटल साहब जिन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया। और इन्होंने किस चीज़ का यूज किया? तो इन्होंने कहा सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बिहाफ पे इन्होंने क्लासिफाई किया। जिन्होंने इनको 2 भाग में क्लासिफाई किया, जो जितने भी ट्री थे उन्होंने बोला है किस में जाएंगे? प्लांट के अंदर जाएंगे। तो प्लांट के अंदर क्या क्या चीज़ें आई? ट्री, श्रब और हर्ब, ये 3 चीज़ें उन्होंने रखा। और दूसरा इन्होंने जो पार्ट डिवाइड किया एनिमल का किया, और एनिमल में इन्होंने बाकी सबको रख दिया। तो एनिमल का क्लासिफिकेशन किसके बिहाफ पे किया? तो इन्होंने ब्लड के बिहाफ पे किया, ब्लड के कलर के बिहाफ पे, कि ब्लड रेड कलर का है या किसी और कलर का है। फिर दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट हैं लीनियर साहब वो सेकेंड नंबर के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया, और इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। याद रखिएगा, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया? अरिस्टोटल साहब ने किया। और इन्होंने कितने भाग में बांटा? तो 2 भाग में बांटा, प्लांट और एनिमल में। तो प्लांट के अंदर किसको किसको रखा? तो प्लांट के अंदर इन्होंने ट्री, हर्ब और सब, इन 3 चीज़ों को रखा। बाकी इन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन किया। तो एनिमल क्लासिफिकेशन जो किया इनका, मतलब दूसरा जो क्लासिफाई किया एनिमल का, इन्होंने ब्लड ग्रुप के बिहाफ, मतलब ब्लड कलर के बिहाफ पे किया कि एनिमल के अंदर ब्लड रेड है या उनके अंदर रेड ब्लड नहीं पाया जाता है, इसके बिहाफ पे किया। अब बात आता है कि सेकेंड, मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया था? तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे कार्ल लीनियर साहब ने किया था। और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया तो इन्होंने दो भाग में बांटा, पहला प्लांटी में, दूसरा एनिमलिया में। फिर इन्होंने डिवाइड किया, बोला किंगडम वाज द डेवलप दैट इंक्लूड ऑल द प्लांट एंड एनिमल रिस्पेक्टिवली। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। अब कह रहा है कि लीनियर साहब ने जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उसमें प्लांट और एनिमल 2 चीज़ों में भागा, लेकिन इनका
बांटने के बाद से इनका कुछ ड्रॉबैक रहा। ड्रॉबैक क्या रहा कि इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बारे में क्लियर मेंशन नहीं किया, मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को एक ही में रख दिया, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। फिर और किसमें और एक और ड्रॉबैक दूसरा कहाँ देखने को मिला, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंस नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि इनको मालूम ही नहीं था कि कौन सिंगल सेल का है कौन मल्टीपल सेल से बना हुआ है। तो दूसरा ड्रॉबैक ये निकल के आया। तीसरा इनका ड्रॉबैक क्या निकल के आया कि फोटोसिंथेसिस में जो ग्रीन एल्गी होते हैं और नॉन फोटोसिंथेसिस में जो फंजाई होते हैं, इन दोनों ऑर्गेनिज्म को एक ही क्लास में रख दिया। तो फिर ये तीसरा ड्रॉबैक था। तो टोटल ड्रॉबैक कितने आए लीनियर साहब के, तो 3 आए। पहला ड्रॉबैक क्या था, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में इन्होंने मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं किया, एक ही ग्रुप में रख दिया। फिर इन्होंने दूसरा ड्रॉबैक क्या रहा इनका, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। और तीसरा ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने फोटोसिंथेसिस करने वाले एल्गी और प्लांट को एक जगह रखना चाहिए था, तो इन्होंने क्या किया, जो नॉन फोटोसिंथेसिस है उनको भी इन्होंने क्या कर दिया, प्लांट में ही इंक्लूड कर दिया। तो 3 ड्रॉबैक इनके थे जो आपके सामने हैं। ये ऑलरेडी नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार। अब बात आता है, आगे देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म इनटू द प्लांट एंड एनिमल वाज इजली does were the understood but the large number of organisms did not fall in the either category, hence of the two kingdom classification use of the long time found in the basic group morphology and nature in mode of nutrient। हाँ अब सुनो क्या, अब यहाँ पे एक बात बोला गया है, ग्रॉसेस मॉर्फोलॉजी इन्होंने जो डिवाइड किया था किसके बिहाफ पे किया था, जो हमारे टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियर साहब ने दिया था वो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे दिया था। और इन्होंने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी थी, तो कुछ कैरेक्टर देखे थे जैसे कि सेल स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद से कह रहा है कि और इन्होंने क्या देखा था, नेचर ऑफ सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटाट एंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इतने चीज़ों के साथ साथ और इन्होंने देखा था एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इतने बिहाफ पे इन्होंने बाद में आगे चल के फिर क्लासिफिकेशन किए। फिर इसके साथ साथ इन्होंने क्या देखा आगे, अब यहाँ पे तो बाकी चीज़ें इसमें और कुछ वैसे स्टडी नहीं करना है। क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इवर द हैंड्स अंडरगो सेवरल ऑफ द चेंज ओवर टाइम एंड द प्लांट एनिमल किंगडम, इसमें और कुछ नहीं आपको देखना है। फिर अब अगला जो हमारा बात आता है कि हमने देख लिया कि पहला क्लासिफिकेशन किसने किया, अरिस्टोटल साहब ने किया। उसमें क्या उन्होंने किन भाग में भागा, प्लांट और एनिमल 2 भाग में डिवाइड किया। प्लांट के अंदर किसको किसको रखा, ट्री को, सब को और हर्ब को। लेकिन एनिमल में क्या, एनिमल को डिवाइड किया, एनिमल को किस बिहाफ पे डिवाइड किया, तो ब्लड कलर के बिहाफ पे डिवाइड किया, किसमें ब्लड रेड होता है और किसमें ब्लड रेड नहीं होता है। फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, तो कार्ल लिनियर साहब थे। कार्ल लिनियर साहब ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और 2 भाग में किन किन भाग में बांटा था, एक प्लांटी और दूसरा एनिमलिया। इन्होंने प्लांटी और एनिमलिया की जब बात की बांटा तो इनका ड्रॉबैक क्या रहा, तो ड्रॉबैक ये रहा कि इन्होंने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। उसके साथ साथ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए। उसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस एल्गी और फंजाई जो नॉन फोटोसिंथेसिस होता है दोनों को एक ही सेम ग्रुप में रख दिया, कुछ इनके ड्रॉबैक रहे। उसके साथ साथ कह रहा है कि इन्होंने किस बिहाफ पे क्लासिफिकेशन किया, तो किस बिहाफ पे क्लासिफिकेशन किया था, तो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पे क्लासिफिकेशन किया था। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर इंक्लूड हैं, तो सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सेल वॉल, उसके बाद से मोड ऑफ न्यूट्रिएंट, हैबिटाट, मैटर ऑफ रिप्रोडक्शन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब बात आता है कि 2 किंगडम के बाद से बाबू आता है 3 किंगडम। तो ये क्वेश्चन उतना नहीं पूछा गया, बहुत पहले पूछा गया। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट हमारे कौन थे, तो हैकल साहब थे। आपको मालूम होगा कौन थे, बस साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, हैकल साहब थे। इन्होंने कितने भाग में बांटा, तो इन्होंने 3 भाग में बांटा। पहला इन्होंने क्या बोला, प्लांटी, दूसरा इन्होंने क्या बोला, एनिमिलिया, तीसरा इन्होंने जो ऐड किया, जो नया ग्रुप इन्होंने दिया वो क्या था, प्रोटिस्टा। ठीक है,
अब आता है कि फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? कॉपलर साहब थे, कॉपलैंड साहब। इन्होंने इसमें नया क्या ऐड किया? तो ये तीन चीजें तो देखो ऑलरेडी ये तीन चीजें थी, तो इन्होंने चौथा क्या इंक्लूड किया था? तो चौथा इन्होंने मोनरा ऐड किया था। क्या ऐड किया था? मोनरा। इतना याद रखिएगा, जो एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं कुछ अगले, एक आपके बुक में डाटा दिया गया है एक बॉक्स में, तो इसमें देख लेते हैं क्या है। तो अब आता है इसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इस बॉक्स को पढ़ने से पहले हम फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो HR बिटकर साहब थे, 1969 में इन्होंने दिया था फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। कह रहा है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा आते हैं? तो मोनरा हमने देखा था, कोपलैंड साहब ने दिया था, प्रोस्टिस्टा किसने दिया था? हैकल साहब ने दिया था। और इन्होंने नया जो ऐड किया क्या था? फंजाई। तो HR बिटकर साहब जो थे 1969 में नया जो किंगडम ऐड किया, कौन सा किंगडम था? फंजाई था। और बाकी ऑलरेडी प्लांटी और एनिमिलिया पहले से इंक्लूडेड थे। इतना समझ में आया? आगे बात कर लेते हैं। कह रहा मेन क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन यूज बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। इन्होंने किस किस बिहाफ पे किया था? तो इन्होंने सेल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे किया, मेथड ऑफ न्यूट्रिशन के बिहाफ पे किया, और रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बिहाफ पे किया। अब बात कर लेते हैं आगे क्या दिया। गिवन द कंपोजिशन अकाउंट ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। इतनी बात के बाद से अब हम आते हैं इस बॉक्स को देखने। अब इस बॉक्स के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने कितने बिहाफ पे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कितने चीज़ों के बिहाफ पे दिया गया था? सेल टाइप क्या है देखते रहिएगा, सेल वॉल क्या है, फिर उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और उसका रिप्रोडक्शन मेथड क्या है। तो इसमें बात करते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे। तो पहला हमने माना मोनरा को, दूसरा हमने माना प्रोटिस्टा को, तीसरा हमने माना फंजाई को, चौथा हमने माना प्लांटी को, और पांचवा हमारा एनमिलिया होता है। अगर हम मोनरा की बात करते हैं तो मोनरा का सेल टाइप कैसा होता है? तो ये प्रोकैरियोट होता है। और इसका सेल वॉल कैसा होता है? तो ये नॉन सेलुलोजिक का इसका सेल वॉल होता है। तो बना किसका होता है अगर वो सेलुलोजिक का नहीं है? तो फॉस्फोक्रिस्टलाइड एंड अमीनो एसिड। ये ऑलरेडी नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और पूछ रहा है कि बताइए मोनरा के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका कैसा होता है? सेलुलर होता है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? तो याद रखिएगा ऑटोट्रॉपिक में कौन आते हैं? कीमो सिंथेटिक होते हैं और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं। लेकिन हेट्रोट्रॉपिक जो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते उसमें आते हैं फॉस्फोफाइटिक एंड पैरासिटिक बैक्टीरिया आते हैं। आगे बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा कैसा होता है? तो ये इसका जो सेल टाइप होता है यूकैरियोटिक होता है, और ये प्रेजेंट इन द सम। कह रहा है कि इसका सेल वॉल कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे प्रोटिस्टा के जिसमें पाए भी जाएंगे और कुछ में नहीं भी पाए जा सकते हैं। फिर कह रहा है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, और इसका सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा होगा? सॉरी, इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? सेलुलर होगा। फिर ये कैसे होंगे? तो कुछ इसमें फोटोसिंथेसिस होंगे, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो हेट्रोट्रॉपिक होंगे। अब बात करते हैं फंजाई की। तो फंजाई का सेल टाइप कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। और सेल वॉल की बात करें तो इसका जो सेल वॉल होता है प्रेजेंट होता है, और किसका बना होता है? तो कैटिन का बना होता है। तो ये भी नीट के एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बात करें तो हाँ, बस इतना ही अभी तक पूछा गया है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है कि नहीं प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है। फिर बोल रहा है कि इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो अभी तक देखना सब सेलुलर थे। अब यहाँ क्या है? मल्टी सेलुलर भी होता है और लूज कनेक्टिव टिश्यू टाइप के भी होते हैं। अब कह रहा है कि इसमें जितने लोग फंजाई में जितने लोग आएंगे वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे, ये दूसरे पे डिपेंड करेंगे। इसलिए कैसे होते हैं? हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं, जिसमें कुछ सेप्रोफेटिक होते हैं, कुछ पैरासिटिक होते हैं। मतलब कुछ होस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं, मतलब हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। फिर उसके बाद से बोल रहा है प्लांटी। अगर प्लांटी की बात करें तो ये कैसा होता है? इसका सेल टाइप कैसा होता है? तो यूकैरियोटिक होता है। और इसमें
सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किसका बना होता है, तो सेलुलोज का होता है, याद रखिएगा। बाकी सब में अलग अलग है। इसमें भी सेल न्यूक्लियर के ऊपर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा। इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। और प्लांट, जितने प्लांट होंगे सब के सब फोटोसिंथेसिस वाले होंगे, सब अपना भोजन स्वयं बना रहे होंगे। एनिमल की बात कर लें, एनिमिलिया का सेल टाइप क्या होगा, तो यूकैरियोटिक होगा। और इसमें सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, टिश्यू होता है, टिश्यू लेवल का होता है, या तो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। फिर बात करते हैं हेट्रो, इसका नेचर कैसा होता है, तो हेट्रोट्रॉपिक का होता है। हेट्रोट्रॉपिक में कैसा होता है, होलोजोइक होता है या तो सेप्रोफेटिक होता है। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं आगे। आगे हम बात करते हैं थ्री डोमाइन सिस्टम का। थ्री डोमाइन सिस्टम क्या होता है, तो कह रहा है कि इसमें डिवाइड इनटू द किंगडम ऑफ मुनरा। मुनरा को ही कितने भाग में बांट दिया गया है, 2 भाग में बांट दिया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, थ्री डोमाइन सिस्टम के भी नाम से जानते हैं। फिर कह रहा है कि रिमेनिंग द यूकैरियोटिक किंगडम और द थर्ड डोमाइन दे आर बाय द सिक्स किंगडम। कह रहा है कि जो थर्ड डोमाइन होता है वो क्या होता है, सिक्स किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो 2 कहाँ आते हैं, मुनरा के अंदर, और 1 कहाँ आता है, सिक्स किंगडम के अंदर आता है। तो हमें मालूम है कि सिक्स किंगडम वाला हमको यहाँ पढ़ना नहीं है, तो इतना जानने की जरूरत भी नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। अब बात करते हैं कि आप कह रहे हैं कि आपने देखा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंड इशू ऑफ द कंसिडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम अर्लीस्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया। कह रहा है कि सबसे पहले अगर कोई क्लासिफिकेशन किया गया है तो किसको किया गया है, बैक्टीरिया को किया गया है, क्योंकि अभी हमने ग्राफ में देखा था उस चार्ट वाले में। फिर कह रहा है कि उसके बाद इसमें क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी फंजाई मॉस एंड फर्न जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर ऑफ द प्लांट। कह रहा है कि हम मॉस की बात कर लें, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात कर लें, फंजाई की बात कर लें, फर्न की बात कर लें, जिम्नोस्पर्म की बात कर लें या एंजियोस्पर्म की बात कर लें, ये सब किस में आते हैं, प्लांट के अंदर आते हैं। फिर कह रहा है कि कैरेक्टर ऑफ दैट निफाई द होल किंगडम ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एट द सेल वॉल देयर द सेल। फिर बात कर रहा है कि दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप ऑफ द वाइडली डिफर इन द कैरेक्टरिस्टिक द व्हाट टुगेदर ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। तो याद रखिएगा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम भले ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये याद रखिएगा, नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ये एल्गी नहीं है, क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया। कह रहा है अदर ऑफ द ग्रुप विच ऑफ द यूकैरियोटिक, कह रहा है इट आल्सो ग्रुप टुगेदर ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वंस ऑफ द से एग्जांपल। कह रहा है जैसे एग्जांपल की बात कर ले, क्लैमाइडोमोनास एंड स्पायरोगैरा प्लेस टुगेदर ऑफ अंडर द एल्गी। तो ये क्लैमाइडोमोनास या स्पायरोगैरा दोनों क्या है, एल्गी हैं। कह रहा है क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप ऑफ द फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट दोज दे आर द शो ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट ऑफ द वॉल ऑफ कंपोजिशन फंजाई हेड ऑफ द कैटिन। हम ये पहले हमने देखा था सेल वॉल किसका बना होता है, फंजाई के अंदर, तो ये कैटिन का बना होता है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, तो हेटेरोट्रॉपिक होता है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, लेकिन प्लांट में क्या होता है, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। आगे जब हम बात करते हैं आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो इन देयर वेल ऑफ द ग्रीन प्लांट हेड ऑफ द सेलुलोजिक सेल वॉल। कह रहा है कि जितने भी ग्रीन प्लांट होंगे उनके पास सेल वॉल कैसा होगा, तो सेलुलोजिक सेल वॉल पाया जाएगा। व्हेन सच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक वेयर द कंसीडर्ड द फंजाई वेयर प्लेस इन अ सेप्रोफेटिक किंगडम में। फिर कह रहा है कि किंगडम में सेप्रोफेटिक में क्या है, फंजाई ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वेयर ऑफ द ग्रुप टुगेदर अंडर द किंगडम ऑफ मोनरा एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्लेस ऑफ द किंगडम ऑफ पोस्टिस्टा। कह रहा है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक होंगे वो किसके अंदर जाएंगे, मोनरा के अंदर जाएंगे। और उसके बाद से जो बच जाएंगे, जो वो बैक्टीरिया में नहीं कंसीडर किए जाएंगे, वो किस में जाएंगे, यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा में जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बेज ऑफ किंगडम किसको बोला गया, प्रोटिस्टा को बोला गया। जो कहीं भी नहीं शिफ्ट होता ना, मतलब किसी भी किंगडम में जो नहीं लाई कर पाता है, नहीं एडजस्ट हो पाता, उसको कहाँ भेज दिया जाता है, पोस्टिस्टा में भेज दिया जाता है। कह रहा है कि द किंगडम ऑफ पोस्टिस्टा ब्रॉड टुगेदर ऑफ द क्लैमाइडोमोनास एंड कोलेरा earlier a place of the algae within the plant and both have the cell wall. कह रहा है प्लाज्मोडियम एंड अमीबा which earlier place
ऑफ द एनिमल किंगडम विच लेक द सेल वॉल। कह रहा है कि हैज द पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन प्लेस ऑफ द डिफरेंट किंगडम दिस हैपनेस बिकॉज ऑफ द criteria classification change the kingdom kind of change is taken of the further to depending of the improvement hours understanding characteristic of evolutionary relationship over the time of the classification system reflects not only of the morphological physiological and reproductival similarity but of the phylogenetic base of the evolutionary relationship. It is the chapters of considered kingdom Munra, Protista, fungi and Whitaker system of classification. The kingdom of Plantae Animalia commonly refer to the plant and animals kingdom of respectively to the bit separately chapter 3rd and 4। कह रहा है कि इस चैप्टर में हम देखेंगे किसके किसके बारे में, मुनरा के बारे में हमें स्टडी करना है, प्रोटिस्टा के बारे में हमें स्टडी करना है और फंजाई के बारे में हमें स्टडी करना है। तो मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमको पूरा डिटेल में क्या क्या देखने को मिलेगा, मुनरा देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ प्रोटिस्टा देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ फंजाई देखने को मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि यही हम प्लांट और एनिमल की बात करेंगे तो इसका सेपरेट सेपरेट चैप्टर बनाए गए हैं जो आप चैप्टर 3rd में पढ़ोगे और चैप्टर 4th में पढ़ोगे। आगे बात करते हैं अब अपना पहला जो टॉपिक आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला ही हमारा क्या आता है, किंगडम मुनरा। तो किंगडम मुनरा अभी हमने देखा इसमें कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं और इनका टाइप ऑफ सेल क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक का होता है। तो बात देख लेते हैं क्या है बोल रहा है, बोला बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनरा। कह रहा है कि सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनरा किसको बोला गया है, तो बैक्टीरिया को बोला गया है। याद रखिएगा ये नीट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कह रहा है दे आर द मोस्ट अबंडेंट, कह रहा है कि बहुत ही पुराने मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत सबसे पुराना अगर पृथ्वी पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कौन सा है, बैक्टीरिया है। कह रहा है बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट ऑफ द एवरीवेयर। बैक्टीरिया क्या है, हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो गर्म जगह हो, चाहे साल्टी एरिया हो, चाहे आइसबर्ग एरिया, कोई भी जगह हो, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। जहां तक कि आपके फ्रिज के अंदर भी बैक्टीरिया पाया जाता है। फिर बोला है कि 100 ऑफ द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ द सॉइल। कह रहा है कि अगर आप एक मुट्ठी मिट्टी अगर लेते हैं तो एक मुट्ठी मिट्टी के अंदर 100 ऑफ बैक्टीरिया पाए जाएंगे। कह रहा है दे आर ऑल्सो, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दे आर ऑफ द एक्सट्रीम हैबिटाट। कह रहा है कि कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, तो ये एक्सट्रीम हैबिटाट जहाँ लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकता वहाँ भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। कह रहा है जैसे जैसे कहाँ, तो हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियन वेयर एवरी फ्यू अदर्स लाइफ फॉर्म द सर्वाइव। कह रहा है कि बैक्टीरिया ऐसा एक प्रजाति है कि ये ऐसा कोई ऐसा जगह है ही नहीं है, मतलब मुनरा की बात कर लें तो एक कोई भी पृथ्वी पे ऐसा जगह है ही नहीं है जहाँ नहीं पाए जाते होंगे। जैसे यहाँ पे खुद ही दिया है, आप देख रहे हो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो हॉट स्प्रिंग जहाँ उबलता हुआ पानी होगा वहाँ भी पाया जाएगा, डिजर्ट में भी पाया जाएगा, बर्फ में भी पाया जाएगा, समुद्र के गहराई में भी पाया जाएगा। तो ऐसा कोई जगह ही नहीं है पृथ्वी पे जहाँ ये बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है। अब कह रहा है कि मेनी अदर लाइव इन आवर अदर्स ऑर्गेनिज्म सच ए पैरासाइट। कह रहा है कि इसमें ज़्यादातर मेनली मतलब ज़्यादातर इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, मतलब हार्मफुल वाले होते हैं। अब बात करता है बैक्टीरिया का। कह रहा है बैक्टीरिया के अगर ग्रुप की बात कर लें जिसको हमने कैटेगराइज किया है, किसके बिहाफ पे कैटेगराइज किया है, तो सेप के बिहाफ पे कैटेगराइज किया है। तो कौन कौन सा होता है, पहला हमारा होता है कोकाई। तो कोकाई कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म में। याद रखिएगा कोकाई में CO यानी कैसा होगा, सर्कुलर फॉर्म में होगा। दूसरा क्या होता है, बेसिलस। तो बेसिलस थ्रोजिनेसिस हम लोग दही वाले में जो पढ़े थे, इसके अंदर यहाँ क्या होता है, तो स्पोर होता है। और तीसरा जो इसका शेप होता है कैसा होता है, स्पाइरल शेप, मतलब रिबन शेप के टाइप के होते हैं। और ये क्या होता है जो निकला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिलम बोलते हैं। और चौथा जो इसका पार्ट बांटा गया है शेप के बिहाफ पे, वो बेवेरियो होता है, जो कैसा होता है, तो थोड़ा सा टिल्ट होता है। तो यही देख लेते हैं क्या बोला है। पहला बोला है कोकाई, कोकस। क्या बोला है, पहला अगर शेप के बिहाफ पे बात करते हैं तो स्पेरिकल्स कोकस, स्पेरिकल कोकस ये हमारा क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। तो प्यूलर फॉर्म क्या होगा, कोकाई। फिर कह रहा रॉड शेप, बेसिलस देखने के मिलेंगे। रॉड शेप कौन सा होगा, बेसिलस होगा। ये अगर इसकी प्यूलर की बात करेंगे तो क्या होगा, बेसिली बोलेंगे। फिर बात करता है कॉमन शेप की बात करें तो बेबेरियो,
ये अगर ये सिंगुलर फॉर्म है तो प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बेबेरियम, बेबेरियम का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, बेबेरियो। फिर बोला कि इस पे स्पाइरेलियम, अगर सिंगल की बात किया तो इसका प्लूरल क्या होगा, स्पाइरेलियम। तो याद रखिए मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड है 2024 का पेपर आप उठाइएगा और उसमें देखिएगा मैचिंग में ये क्वेश्चन दिया गया था। और कैसे दिया गया था, तो सबका जैसे मान लो ऐसे दिया था, रॉड शेप, तो रॉड शेप किस में देखने के मिलता है, तो बेसिलस में। किस में देखने के मिलता है, बेसिलस में या बेसिलाई में। अब मान लो ये तो हो गया एक वाला, ये वाला। अब बात करते हैं दूसरा कॉमन, देखना कामा शेप। तो कामा शेप में क्या दिया था, तो कामा शेप में हमारा क्या होता है, बेबेरियो। ऐसे करके मैचिंग दिया था। वैसे ही मान लो कोकाई, कोकस वाला दिया है, तो स्पेरिकल शेप है ना, तो इसमें क्या है, स्पेरिकल। स्पेरिकल का क्या होता है, तो कोकाई। वैसे ही एक और दिया है लास्ट वाला, स्पाइरल। स्पाइरल, तो स्पाइरल शेप किस में देखने को मिलता है, स्पाइरिला। ये याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कैसे पूछे जाते हैं ये भी आपके सामने। ये मैचिंग में पूछा गया था और आजकल ये ट्रेंड पे चल रहा है। अब बात करते हैं इसमें, तो आगे क्या बोला गया ये भी देख लेते हैं। कह रहा है कि द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर ऑफ द वेरी सिंपल, जो आपने देखा होगा कि अभी हमने देखा पीछे कि बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, बहुत सिंपल होता है। लेकिन कह रहा है दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। कह रहा है कि इनका देखने में शेप तो बहुत सिंपल है, लेकिन इनका बिहेवियर कैसा है, कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल है। फिर कह रहा है कि कंपेयर्ड ऑफ द मेनी अदर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया इज ग्रुप इन द शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव, ये याद रखिएगा नीट में पूछा जा चुका है ये लाइन, कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसके अंदर देखने को मिलता है, तो बैक्टीरिया के अंदर देखने के लिए मिलता है। कह रहा है कि सम ऑफ बैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉपिक। याद रखिएगा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दे आर द सिंथेसाइज द ओन फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो याद रखिएगा जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो किस सब्सटेंस पे बनाते हैं, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं। तो याद रखिएगा ये भी नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और ये भी लाइन ऑलरेडी नीट के अंदर पूछी जा चुकी है। लेकिन कितने हैं ये याद रखिएगा, सम बैक्टीरिया, सब के सब बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं। अगर ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो किसके मदद से बनाते हैं, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के मदद से बनाते हैं। दे आर मे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के भी नाम से जाने जाते हैं, याद रखिएगा। कह रहा है कि द वेस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया, ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया किस में पाए जाते हैं, तो ये हेटेरोट्रॉपिक में पाए जाते हैं। और ये किस पे डिपेंड होते हैं, तो ये अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं या मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं। मतलब ये अपना भोजन मरे हुए ऑर्गेनिज्म पे या सड़े गले चीज़ों पे अपना डिपेंड होते हैं। अब बात आता है कि पहला, अब बैक्टीरिया के भी हमने देखा था ना 3 डोमाइन सिस्टम में कितने भाग में बांटा गया था, तो इसमें पहला ही हमारा आता है क्या, आर्ची बैक्टीरिया। अगर आर्ची बैक्टीरिया की बात कर लें तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। कह रहा है बैक्टीरिया आर स्पेशियल्स, दे आर लाइव इन द सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट सच एस स्ट्रीम सॉल्टी एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, थर्मोसिटिक फिलस बैक्टीरिया बोलते हैं। और जो मर्सी एरिया में पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिथोजन बैक्टीरिया बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये वाला स्ट्रीम साल्टी एरिया में पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेलोफिल्स बोलते हैं। और हॉट स्प्रिंग में जो पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा है थर्मो एसिडिक फिल्स बैक्टीरिया बोलते हैं। और मर्सी एरिया में जो पाए जाते हैं उसको मेथोजेनस बैक्टीरिया बोलते हैं या मेथोजन बोलते हैं। अब देखो क्या बोला है, आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया। जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं वो डिफर होते हैं अदर बैक्टीरियाओं से। फिर कह रहा है इन हैव द डिफरेंट सेल वॉल, इनमें क्या होता है, अलग अलग सेल वॉल होता है और अलग अलग सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है। और फीचर, जो इसका फ्यूचर होता है क्या होता है, फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल एंड एक्सट्रीम
कंडीशन, और इनका जो फीचर होता है क्या, जो सेल वाल का स्ट्रक्चर होता है अलग अलग, वही डिपेंड करता है इनके फीचर कि इनका ये कैसे एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पाएंगे। जैसे बात बोला इसमें मैथोजन बैक्टीरिया के बारे में, तो हमें मालूम है मैथोजन बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, तो रूमिनेंट एनिमल के गट वाल में पाया जाता है। हम लोग पढ़े हुए थे जहाँ गोबर गैस बन रहा था। कह रहा है कि मैथोजन बैक्टीरिया की अगर बात कर लें तो कह रहा है कि present in gut of the several ruminant animals and cow, buffalo, they are of the responsible for the production of methane gas। कह रहा है there are the dungs these of animal। तो कह रहा है कि ये जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, चार पैर वाले जो जानवर होते हैं, जैसे गाय और भैंस की बात कर लें तो इनके गट वाल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, मिथोजन नामक बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, जैसे ये अपना डंक निकालते हैं, जो इनका फिकल मेटल होता है वो बाहर करते हैं, इसी से हम क्या बनाते हैं, गोबर गैस बनाते हैं। और गोबर गैस क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो मिथोजन नामक बैक्टीरिया वो कौन सा गैस इवाल्व करता है, तो मीथेन गैस। और मीथेन गैस क्या होता है, CH4, जो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। यही क्या है, बायोगैस है और बहुत ही अच्छा कंबेशन का काम करता है। इतना समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं हम यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में। अगर यूकैरियोटिक बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमको क्या पढ़ना होता है, देख लेते हैं। यूकैरियोटिक बैक्टीरिया की बात करते हैं तो इसमें क्या है, कह रहा है कि 1000 ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया एंड ट्रू बैक्टीरिया। याद रखिएगा ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि यू बैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या होता है, तो यू बैक्टीरिया का ही दूसरा नाम क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया। कह रहा है कि दे आर द कैरेक्टराइज द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वाल। कह रहा है कि इसको हमने किस बिहार पे कैटेगराइज किया है, तो इसके रिजिड सेल वाल के बिहार पे और इसके मोटाइल एज फेजिलियम, इन चीज़ों के बिहार पे हमने इनका क्या किया है, डिफ्रेंशिएट किया है। फिर कह रहा है कि द साइनोबैक्टीरिया। अब देखना साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में आता है। कह रहा है कि आल्सो रिफर फॉर द ब्लू ग्रीन एल्गे। कह रहा है साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे होता है। और ये किस में आता है, तो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया में आता है। कह रहा है कि ऐसा क्यों इसका नाम दिया गया, तो क्योंकि इसके अंदर देखो क्या लिखा है, हैव द क्लोरोफिल ए आर सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स। कह रहा है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जिसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, इसको ऐसा हम क्यों बोलते हैं, तो ये बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन प्लांट की तरह बिहेव करता है और फोटोसिंथेसिस भी कर पाता है। फिर कह रहा है कि द साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है, तो ये यूनिसेलुलर होता है या कॉलोनियल भी हो सकता है, और इसमें फिलामेंट भी देखने को मिल सकते हैं। और ये फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है, मेरीन वाटर में भी पाया जाता है, और ट्रेसियल एल्गी के में भी पाया जा सकता है। कह रहा है कि द कॉलोनियल्स आर द जनरली सराउंडेड बाय द जेलिनेटस शीथ। याद रखिएगा, कह रहा है कि जो कॉलोनियल में पाए जाएंगे जनरली सराउंडेड, तो इनका जो ऊपर का कवरिंग होगा वो किसका बना होगा, तो वो जेलेटिनस शीट से बना होगा। कह रहा है कि दे आर ऑफ्टन द ब्लूम्स and polluted of water bodies. Some of these organisms fix up the atmospheric nitrogen in a special type of cell hydrocyst। तो ये याद रखिएगा, इस टॉपिक से बहुत तगड़ा क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। इसमें से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। अब बात किया, देखना है, याद रखना कि साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी क्यों कहा गया, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए पाया जाता है। और क्लोरोफिल और कहाँ देखने को मिलता है, तो प्लांट के अंदर, ग्रीन प्लांट के अंदर देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। अब बात किया है कि साइनोबैक्टीरिया के बात करें तो ये कैसा होता है, तो यूनिसेलुलर होता है। ये कॉलोनियल में भी देखने को मिल सकते हैं, फिलामेंट, इनके पास फिलामेंट भी पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, इनका पाए कहाँ जाते हैं, तो फ्रेश वाटर में भी पाया जाएगा, मेरीन वाटर में पाया जाएगा, और टेरेस्ट्रियल एल्गी के नाम से भी जानते हैं। फिर कह रहा है कि इसको और क्या है, तो कह रहा है कि अगर ये कॉलोनियल में पाए जा रहे होंगे तो जनरली सराउंडेड। कह रहा है कि अगर कॉलोनियल में पाए जाएंगे, मान लो ये कोई कॉलोनी है, तो कह रहा है कि इसके ऊपर जो ये सीट होगा, इस सीट को हम क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे दिया गया है, जेलेटिनस सीट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको, जेलेटिनस सीट बोलते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी नीट में पूछा जा चुका है। फिर कह रहा है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। याद रखिएगा, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन।
तो एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है एक स्पेशल टाइप का सेल होता है, उस सेल को क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। तो ये देखो यहाँ पे दिया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। और हेट्रोसिस्ट पाया किस में जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। एक एग्जांपल दिया गया ब्लू ग्रीन एल्गी फिलामेंटस का, जिसको क्या बोलते हैं, नॉस्टॉक बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो दिया गया है, नॉस्टॉक एंड एनाबिना, दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन कराते हैं। मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। उसमें कौन कौन से हैं, तो नॉस्टॉक है और एनाबिना है। ये हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी में। इकोलॉजी में जब हम पढ़ेंगे पैडी फील्ड, जब धान की खेती करते हैं तो उसमें धान के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, तो एनाबिना वाला जो दिखाता है वहाँ पे। अब बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ऑक्साइड वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्राइट अमोनिया यूज फॉर द रिलीज एनर्जी ऑफ एटीपी प्रोडक्शन। कह रहा है कि इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या करता है, जैसे कि बोला है कि ऑक्सीडाइज करा देता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, और क्या करता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, फिर अमोनिया में, ऐसे करके ये क्या करता है, एनर्जी उससे क्या करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करा लेता है। और एनर्जी का दूसरा नाम क्या होता है, एटीपी। कह रहा है दे आर प्ले ग्रेट रोल ऑफ द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आयरन एंड सल्फर। तो कह रहा है कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं इनका ग्रेट रोल क्या है, तो इनका ग्रेट रोल क्या है कि ये रिसाइकलिंग कर लेते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट को, जैसे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर, इतने सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करा लेते हैं, रिसाइकलिंग करा लेते हैं। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक का, ये बहुत बार नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में। तो कह रहा है हेट्रोट्रॉपिक में क्या होता है, आर द मोस्ट एबेंडेंट इन नेचर। इनका नेचर कैसा होता है, तो मोस्ट एबेंडेंट होता है, और मेजॉरिटी ऑफ इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, मेनी ऑफ देम हैव द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द ह्यूमन अफेयर। कह रहे हैं कि जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं ये मोस्ट एबेंडेंट नेचर के होते हैं, और मेजॉरिटी ज़्यादातर जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ डिकम्पोजर का काम करते हैं। और इनका मेनली ऑफ द देम सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ह्यूमन लाइफ में भी। कह रहा है कि दे आर हेल्पफुल ऑफ द मेकिंग कर्ड टू मिल्क। कह रहा है कि अगर मिल्क से दही बनाना है उसमें भी ये हेल्प कराते हैं। फिर कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, अगर एंटीबायोटिक भी हमें बनवाना है तो भी हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया से ही बनाते हैं। और फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमेन प्लांट। कह रहा है दो दलहनी पौधे होते हैं, दलहनी पौधों के अंदर जो उनके जड़ में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराने का काम करता है वो कौन बैक्टीरिया करता है, तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ही करता है। ये सारे इस मतलब समझ लो कि मुनरा का एक ऐसा टॉपिक है कि हर साल 2 क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाएंगे। मतलब नीट में हर साल इस टॉपिक से 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक टॉपिक से अगर 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक साल के अंदर तो कितना इंपॉर्टेंट होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया है तो द लेगुमिनस रूट के अंदर ये बात किया गया था कि क्या कराता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कराता है। फिर कह रहा है कि सम ऑफ द पैथोजन काजिंग आर द डैमेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्रॉप फ्रॉम द एनिमल्स एंड पेस्ट। कह रहा है कि कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो पैथोजन वाला काम करते हैं, डैमेज करते हैं ह्यूमन बॉडी को भी, या किसी क्रॉप मतलब प्लांट को भी, या एनिमल को भी, या पेट को भी। फिर कह रहा है कि जिसमें अगर बात किया जाए कि ये कौन कौन सी बीमारियां, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो कलरा है, टाइफाइड है और टेटनस है, और इसके बाद से सिट्रस कैंसर है। आर द वेल ऑफ नो डिजीज काज बाई द डिफरेंट बैक्टीरिया। तो ये लाइन जो दिया गया ये वाला लाइन, कौन बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, कलरा होता है, टाइफाइड होता है, टेटनस होता है और सिट्रस कैंसर होता है। ये इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर बोला बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली ऑफ द फ्यूजन। तो कह रहा है कि ज़्यादातर बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन किस मेथड से करते हैं, तो फ्यूजन वाले मेथड से करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, मतलब उनके हिसाब से इन्वायरमेंट नहीं रहता तो कैसे
अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोड्यूस ऑफ स्पोर, फिर ये क्या करते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन करके अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिप्रोडक्शन बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस मेथड से करते हैं, कभी कभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से करते हैं, और इसमें ये क्या करते हैं, तो प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर टू द बैक्टीरिया टू द अदर बैक्टीरिया। मतलब कह रहे हैं कि दो बैक्टीरिया क्या करते हैं, मान लो इसका डीएनए है, एक बैक्टीरिया मान लो इसको है, एक बैक्टीरिया ये है और एक बैक्टीरिया ये है, तो ये अपना डीएनए इसको दे देगा और ये अपना डीएनए इसको दे देगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये डीएनए एक्सचेंज करके करते हैं। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक आता है माइकोप्लाज्मा। तो कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता है और ये सबसे छोटा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, PPLO। कह रहे बहुत छोटा होता है, लिविंग सेल होता है और सरवाइव कर सकता है बिना ऑक्सीजन का, मतलब इसको ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगा तो ये जिंदगी जी लेगा, मरेगा नहीं। फिर कह रहा मेनी माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक एनिमल एंड प्लांट। कह रहा है कि जो माइकोप्लाज्मा होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये पैथोजेनिक वाले होते हैं, मतलब बीमारी काज करते हैं, किसके अंदर, एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर। इतना समझ में आया। अब आता है अपना अगला टॉपिक प्रोटिस्टा। अगर प्रोटिस्टा की बात करते हैं तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे कल से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये फर्स्ट लेक्चर में इतना ही इनफ है, बाकी हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में।